Hi friends, continuing with chapter number 1, we finished first portion of the chapter, that is electric charge, second portion regarding electric field or electric force. Now we come to the third portion, that is electric field. So that is the third part of the chapter, electric field. Electric field यानी क्या है, तो उसके बारे में समझते हैं. Suppose there is a charge plus Q. There is a charge plus Q. As we move away from this charge, the electric force due to charge decreases. क्यों? क्योंकि force का formula क्या है, K Q1 Q2 upon R square. So as the distance increases, force decreases. As the distance increases, force decreases. So as you move away from the given charge, the electric force due to it goes on decreasing. बराबर है. अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होकर जीरो कहां पे होगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन आर इज इंफिनिटी. आर जब इंफिनिटी होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि इंफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स जीरो है. Infinite distance पे force will be zero. So electric force exerted by this given charge will become zero at infinity. बराबर है. But as you move away from the given charge, up to certain distance this force is considerable. Beyond that distance force is negligible in comparison to other forces. यानी कुछ एक distance तक ये force considerable है. Beyond that distance the force becomes negligible in comparison to other forces. So we can neglect the force due to this charge. यानी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स यहां तक कंसिडरेबल, इसके बाद नेग्लिजिबल. तो ये जो डिस्टेंस है, इसको ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेके वी कैन प्लॉट अ रीजन अराउंड द गिवन चार्ज. वी कैन प्लॉट अ रीजन अराउंड द गिवन चार्ज विद इन विच दिस चार्ज इज एबल टू एक्सर्ट कंसिडरेबल फोर्स एंड आउटसाइड विच इट कैन नॉट. inside this region the charge is able to exert considerable force. Outside this region the force becomes negligible in comparison to other force. No doubt force is zero at infinity, but outside this region it is negligible in comparison to other forces acting on this charge particle. बराबर है. इसलिए क्या बोलेंगे, ये region is the region around the given charge where it applies considerable force beyond which its force is negligible. यानी कि इसके अंदर इसका इफेक्ट है, इसके बाहर इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. Such a region around the given charge is called electric field of that given charge. It's called electric field of the given charge. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कैसा हो गया, इट इज सच अ रीजन अराउंड द गिवन चार्ज विद इन विच इट्स इफेक्टिवनेस इज कंसिडरेबल एंड आउटसाइड विच इट्स इफेक्टिवनेस इज नेग्लिजिबल. यानी ये इसके बाहर इफेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही वो बराबर है. अंदर फुल इफेक्ट कर सकता है, बाहर नहीं. इट इज समथिंग लाइक एरिया ऑफ अ दादा. वी नो वेरी वेल दैट आवर देयर इज अ सिस्टम ऑफ दादागिरी. हर एक दादा का अपना एक इलाका होता है. उस इलाके के अंदर the dada has domination. Within that region the person is more powerful, but as soon as he goes out of the region, दादा अपने इलाके के बाहर जाएगा तो दादागिरी नहीं कर सकता, चुपचाप जीता रहेगा. दादागिरी खत्म नहीं हो गई है, पर अपना इलाका खत्म हो गया. इलाके के बाहर he will not be able to. हर एक दादा का अपना इलाका होता है. वैसे ही हर गली का एक कुत्ता होता है, बराबर है. उस गली में कुत्ता शेर जैसे घूमता है, पर गली के बाहर निकले तो बेचारा दुम दबा के चलता है. क्यों? क्योंकि अपना एरिया नहीं है. हर एक कुत्ते का अपना गली होता है, बराबर. तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो हर एक चार्ज का अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके अंदर द चार्ज इज केपेबल ऑफ गिविंग एक्सर्टिंग कंसिडरेबल फोर्स आउटसाइड विच द फोर्स विल बी नेग्लिजिबल. दिस रीजन अराउंड द गिवन चार्ज विद इन विच इट कैन एक्सर्ट कंसिडरेबल फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज. ना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर आप यहाँ नजदीक में, अब आप कौन है, तो यू आर टेस्ट चार्ज, लेट्स से +1 कूलम चार्ज. ये Q1 कौन है, द चार्ज विच इज हैविंग इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी ये Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये सोर्स चार्ज हो गया. दिस कॉल्ड सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज बोलेंगे इसको. एंड यहाँ पे हम जो ले रहे हैं इफेक्ट किस पे ले रहे हैं, Q2 पे, विच इज 1 कूलम चार्ज. दैट्स कॉल्ड टेस्ट चार्ज. तो 1 कूलम चार्ज यहाँ रखाओ, उसके लिए यहाँ रखो. विल द फोर्स डिफर? ऑब्वियसली यस. व्हेन इट इज एट पॉइंट P फोर्स विल बी मोर एज कंपेयर टू एट पॉइंट Q. तो Q पॉइंट पे फोर्स लेट्स से R बोल देते, चलो R पॉइंट पे फोर्स ज्यादा कम होगा, P पे ज्यादा होगा. यानी विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर इफेक्टिव हियर एंड लेस इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ फोर्स ज्यादा है, यहाँ फोर्स कम है. यानी एज यू मूव अवे विद इन द फील्ड द इफेक्ट ऑफ द फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग. अब ये इफेक्टिवनेस कैसे पता लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग E से.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इट इज? इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ +1 कूलम चार्ज रखा हो, +1 कूलम चार्ज रखा हो, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? दैट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। यानी यहाँ पे हम लोग 1 कूलम चार्ज टेस्ट चार्ज लगते हैं एंड देखते हैं कि इसका इफेक्ट कितना आएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, बराबर है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने इसको 1 ले लिया तो क्या बचेगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हो गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे के क्यू है, पर इसको तो 1 ले लिया, डिवाइड बाई क्यू कर दो तो भी गया, वैसे गिनो तो भी चलेगा, 1 ले लो तो भी चलेगा। तो दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। Force acting on a unit positive charge at a given point in the electric field is called electric field intensity at that point. ये उसका definition हो गया, and formula F by Q, that's K Q upon R square, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट विल बी फोर्स अपॉन चार्ज न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट विल बी ऐसा, यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन का m1 L1 T-2, कूलम के लिए A1 T1, तो सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी m1 L1 T-3 A-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। एट डिफरेंट पॉइंट्स E विल बी डिफरेंट, क्योंकि E डिपेंड्स इनवर्स ऑन R स्क्वायर। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू डिक्रीजेस। सोर्स चार्ज, ये Q कौन है? द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जितना ज्यादा होगा, हाई होगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जो सोर्स चार्ज जितना लो होगा, उसका वैल्यू जितना कम होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। यानी हायर चार्ज, हेवियर चार्ज, हायर चार्ज हैज ग्रेटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइटर चार्ज हैज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर अबाउट दिस? अच्छा, फिर आगे, वी वेरी वेल नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तो आंसर फिर से स्केलर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी वेक्टर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो उसका डायरेक्शन कौन सा? आर कैप, डायरेक्शन will be आर कैप। आर कैप यानी क्या? अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, देखो टेस्ट चार्ज तो फिक्स है +1 कूलम चार्ज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, +1 कूलम चार्ज। तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव तो ये रिपेल करेगा इसको, लाइक दिस। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। फोर्स का ये डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along direction of force acting on unit charge, बराबर है। तो when source charge positive, E bar directed away from charge, and when Q is negative, source charge अगर नेगेटिव हुआ, अगर ये सोर्स चार्ज प्लस का नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स आता, बराबर है। तो सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो तो E बार इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज, सोर्स चार्ज के टुवर्ड्स आता। चलो फिगरेटिवली इसको इंडिकेट करें तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टेड अवे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करने वेक्टर फॉर्म में, बराबर। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्टेड अवे, ओके। एंड अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स होता, टुवर्ड्स। ओके, दिस वे, ये टुवर्ड्स हो गया, बराबर। सेकेंडली, एज यू मूव अवे, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, तो दूर जाओगे तो कम होती जाएगी, एज यू मूव अवे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये डायग्राम बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव अवे। एंड इसमें बताओ तो छोटे एरो आ जाएंगे लाइक दिस, ओके। सो दैट्स रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड देयर वैल्यू, दोनों, बराबर है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्टेन करने के लिए सोर्स चार्ज इज इंपॉर्टेंट, सोर्स चार्ज इज इंपॉर्टेंट, बराबर है। एंड इसी के बेस पर से वी कैन से दैट फोर्स F bar acting on a charged particle in an electric field is given as QE bar. A very very important formula. Electric force acting on a charged particle due to electric field intensity E. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल पड़ा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसका ये फॉर्मूला होगा, फोर्स F bar इक्वल टू QE bar. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ वे इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, फिर सोर्स चार्ज को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। Once you get the electric field intensity from value, no need to consider the source charge. Source charge कौन सा है चिंता मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में है अभी। ओके, तो दैट्स द केस। फर्दर ये इक्वेशन में ये जो वैल्यू मिला वो तो स्केलर वैल्यू है, एंड ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। एंड ये पॉइंट चार्ज कहाँ पे, अभी फिलहाल ओरिजिन पे है। ओके, पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। अगर ये पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे ना होता तो क्या, अगर ये सोर्स चार्ज है तो ओरिजिन पे तो ये फॉर्मूला है। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, ये फिगर में हटाता हूं। यानी व्हेन सोर्स चार्ज एट ओरिजिन, कुछ ऐसा है सिचुएशन, ये ओरिजिन है, यहां पे सोर्स चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो ये पॉइंट P हैविंग पोजीशन एट r बार रिस्पेक्ट टू गिवन ओरिजिन, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, ये रहा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू KQ अपॉन r², बराबर है। सोर्स चार्ज ओरिजिन पे होवे तो, एंड डायरेक्शन r कैट। पर व्हेन सोर्स चार्ज नॉट एट ओरिजिन, व्हेन सोर्स चार्ज नॉट एट ओरिजिन, अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना होवे तो क्या, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, यानी सिचुएशन तो जैसा हो गया, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, सोर्स चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q हैविंग पोजीशन वेक्टर r डैश बार, और ये पॉइंट P यहाँ पे जिसका पोजीशन वेक्टर r बार है। तो ये पॉइंट P पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो फाइंड करना है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q हैविंग पोजीशन वेक्टर r डैश बार, एंड ये P पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r बार। तो उसके लिए याद करें फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 KQ1 Q2 इंटू r1 बार माइनस r2 बार अपॉन मॉड ऑफ r1 बार माइनस r2 बार होल क्यूब। ये फॉर्मूला फोर्स का हमने लिया था, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2। अब यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है, एट पॉइंट P, कौन लगा रहा है, Q लगा रहा है। इधर किस पे लग रहा है, 1 इज टेस्ट चार्ज, एंड कौन लगा रहा है, 2, दैट इज सोर्स चार्ज, बराबर है। तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, क्या आएगा, के टेस्ट चार्ज तो 1 है, सोर्स चार्ज कैपिटल Q इनटू ब्रैकेट r1 बार यानी टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर r बार माइनस सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर r डैश बार अपन जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा है उसको मॉड में ले लो, r बार माइनस r डैश बार होल क्यूब। ये क्या हो गया, फोर्स ऑन इट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे r डैश बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज एंड r बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। ये कब लेना है, यूज करना है जब सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना होवे तब, व्हेन सोर्स चार्ज नॉट एट ओरिजिन, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, यानी फोर्स के फॉर्मूला जैसे ये एक को कैपिटल Q लिखा है, एक को 1 लिखा है, बस उतना ही फर्क है, बाकी एग्जैक्टली सेम, बराबर है। r बार यानी जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए वो, r डैश बार यानी सोर्स चार्ज जहां पे वो, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव तो Q को माइनस लिखो, वो माइनस अंदर एब्जॉर्ब करोगे तो r डैश माइनस r होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला फॉर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यूनिट डायमेंशनल इक्वेशन, डायरेक्शन आ गया, फिर वो डायरेक्शन का हमने फिगर भी देखा था, फिर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे हो तो फॉर्मूला क्या, सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना हो तो फॉर्मूला क्या, ये हमने देख लिया, बराबर है। इससे आगे चलते हैं मल्टीपल चार्ज सिस्टम के बारे में। So what we saw about the electric field was electric field intensity E bar is equal to force per unit charge. That's also given as KQ upon r square. अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे तो ये हो गया फॉर्मूला, अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना हो तो KQ इंटू r बार माइनस r डैश बार अपॉन मॉड ऑफ r बार माइनस r डैश बार होल क्यूब। ओके, पॉइंट चार्ज, अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे तो, अन्य सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना हो तो ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अब
मल्टीपल चार्ज सिस्टम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ मोर देन वन चार्जेस, एक से ज्यादा चार्जेस वाला सिस्टम हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, लेट्स सपोज एक चार्ज Q1 बार है हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 बार, दूसरा चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 बार है, तीसरा चार्ज सपोज Q3 है जिसका पोजीशन वेक्टर R3 बार है, एंड सो ऑन। एंड हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वी रिक्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर R बार। तो पॉइंट P पे एक तो Q1 के कारण पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेट्स सपोज E1 बार, Q2 के कारण आएगा लेट्स सपोज E2 बार, Q3 के कारण आएगा लेट्स सपोज E3 बार। तो ये हो गया तीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी algebraic sum of individual electric fields. Then resultant electric field E bar will be equal to sum of electric field intensity due to each charge E3 bar and so on. अब ये E1 बार कैसे मिलेगा? तो E1 बार इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, सोर्स चार्ज कौन है? Q1 है, उसके कारण यहाँ पे तो K इंटू Q1 फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं। R बार कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? तो P पे, R बार माइनस किसके कारण है? Q1 के कारण, सोर्स चार्ज R1 बार अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस R1 बार होल क्यूब। E2 बार विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 क्या आएगा? तो K इंटू Q2 इंटू R बार माइनस R2 बार। अब 1 की जगह 2 है बस, R बार माइनस R2 बार होल क्यूब। सिमिलरली E3 बार विल बी KQ3 R बार माइनस R3 बार अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस R3 बार होल क्यूब। ओके, ये तीनों आ गए, यहाँ डाल दो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों को ऐड करते कुछ कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखें तो K कॉमन निकला, फिर Q1 इंटू R बार माइनस R1 बार अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस R1 बार होल क्यूब एंड सो ऑन। बराबर है, तो इसको रिपीटेड फॉर्म में लिख देते हैं सिग्मा QI इंटू R बार माइनस RI बार फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to 3 है ना, 3 है यहाँ पे, n ले लो 10 तक अपॉन मॉड ऑफ R बार माइनस RI बार होल क्यूब। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू मोर देन वन चार्जेस। ऐसे सिस्टम को जिसमें हर एक चार्ज सेपरेट है इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं, न्यूमेरिकल्स में हर एक को इंडिविजुअल ढूंढ के टोटल मार देंगे, दैट्स ऑल। न्यूमेरिकल्स वी हैव टू गो बाय दैट, वैल्यूज दिए हो तो इजी पड़ता है। ओके, तो ये हो गया डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा कौन सा होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा, यानी कि ऐसे सेपरेट नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब सपोज हियर इज अ स्फीयर हैविंग चार्ज इन इट। अब ये स्फीयर के कारण किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो पूरे स्फीयर को तो एक साथ ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे? ये पूरा स्फीयर चार्ज स्फीयर है, इट्स अ कंटिन्यूअस चार्ज, यहाँ पे चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है साथ में, इट इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ऐसा सेपरेट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो वी टेक अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस, ये छोटा सा वॉल्यूम लिया, उसके कारण यहाँ पे फाइंड कर लेते पहले एक छोटे से एलिमेंट के लिए फाइंड करो। सपोज ये छोटे एलिमेंट का चार्ज dq है, तो ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आएगा? तो d बार छोटे से एलिमेंट का कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर R बार, इसका R डैश बार विद रिस्पेक्ट टू गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इस का पोजीशन वेक्टर R डैश बार है एंड ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R बार है। तो D विल बी इक्वल टू K इनटू चार्ज dq इनटू R बार माइनस R डैश बार। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ये आया एक छोटे एलिमेंट के कारण
एंड अगर पूरे के करंट चाहिए तो क्या करेंगे, तो फॉर ड्यू टू एंटायर चार्ज क्या लिखेंगे, तो ई बार इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो इसको, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेके ऐड करना है, ऐड करोगे तो सिग्मा यूज करो या फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लो, कंटिन्यूस चार्ज है तो इंटीग्रेशन के तो कांस्टेंट बार आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर बार माइनस आर डैश बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार माइनस आर डैश बार होल क्यूब डी क्यू, तो क्यू के इसमें इंटीग्रेशन लेगा। क्लियर, ये हो गया रिगार्डिंग कंटिन्यूस चार्ज। यानी एक छोटे एलिमेंट के लिए फाइंड करो, फिर पूरे को इंटीग्रेट कर दो, फिर इंटीग्रेट ओवर द एंटायर स्फीयर। पहले फाइंड फॉर अ स्मॉल एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेट फॉर द एंटायर एलिमेंट, इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स ऑल। ये हो गया डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कैसे ढूंढने का वहां पे, क्लियर। अब ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, बराबर, तो उसके बारे में चलो अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से हटके बाहर आते हैं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। समवेयर वी मेंशन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रीवियस टॉपिक। तो आप देखते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो वैसे देखो तो चार्ज हमने जो लिए थे अभी तक कैसा था, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज कैपिटल Q, दीज आर ऑल पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस है एज वेल एज दे आर सेपरेट, एक Q यहाँ अलग है, Q1 अलग है, Q अलग है। बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज नॉट सेपरेट, ये सेपरेट चार्जेस है, इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स कॉल्ड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर हम लोग कंटिन्यूस, डिस्क्रीट का ऑपोजिट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या है कि चार्जेस ऐसे अलग अलग नहीं होते हैं, कंटिन्यूएशन में होते हैं, दे आर अवेलेबल इन कंटिन्यूएशन। तो ऐसा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो लीनियर, दूसरा सरफेस एंड तीसरा वॉल्यूम। तीन टाइप होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए लीनियर क्या होता है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, अलोंग ए लाइन, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, यानी ऐसे चार्ज लाइन में हो, अलोंग अ लाइन। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, तो एग्जांपल वी कैन से थिन कंडक्टिंग वायर, थिन कंडक्टिंग वायर। एक थिन वायर ले लो मेटल का, तो क्या होगा, उसमें चार्जेस होते हैं। वायर तो कैसे कंटिन्यूस, चलो भी बता देते हैं। एग्जांपल लेंगे थिन कंडक्टिंग वायर और थिन मेटलिक वायर, थिन मेटलिक वायर। कंडक्टिंग लिखो, मेटलिक लिखो, बात एक ही है। तो ये वायर कैसा होता है, ये होता है, और वायर में मेटल आइटम्स के पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली होते हैं, एक के बाद चार्ज, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये हो गया लीनियर कंडक्शन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, अलोंग अ लाइन है, बराबर है। इस केस में वी डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, वी डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्बडा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो दैट इज चार्ज, टोटल चार्ज का सपोज Q है एंड टोटल लेंथ L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। L लेंथ का Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ का कितना, Q by L, तो दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर है ना इसलिए वन डायमेंशनल हो गया, बेसिकली वो तो वन डायमेंशनल, बराबर है। ये हो गया फॉर्मूला। यूनिट क्या आएगा इसका, चार्ज का कूलम पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला अकॉर्डिंगली m0 L माइनस 1 T1 A1, क्योंकि A1 T1 चार्ज का, अपन लेंथ का L1, बराबर, L माइनस 1 T1 A1। ये हो गया रिगार्डिंग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, अब इसका यूज क्या करेंगे, तो फॉर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, छोटा एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ dl हो, एक छोटा सा एलिमेंट dl लेंथ का, तो इसमें चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज dq विल बी इक्वल टू, देखो यूनिट लेंथ का लैम्बडा, तो dl लेंथ का कितना, लैम्बडा इंटू dl, लैम्बडा इंटू dl। ओके, तो कोई भी लेंथ, कोई भी एलिमेंट का चार्ज फाइंड करना हो तो वी कैन फाइंड यूजिंग लैम्बडा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ आ गया हमारे पास, तो कोई भी आ सकता है,
यूनिट लेंथ के लिए लैम्बडा, तो डी लेंथ के लिए कितना। ओके, एंड इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो हर जगह लैम्बडा सेम होगा। इफ यूनिफॉर्म, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म यानी इक्वल चार्ज एवरीवेयर, तो लैम्बडा इज अ कांस्टेंट। पर इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज्यादा चार्ज कहीं पे कम चार्ज, तो ऐसे केस में लैम्बडा इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। किस पोजीशन पे उस पर डिपेंड करके हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, तो डिपेंड्स, इट्स अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। लैम्बडा आर बार लिखेंगे तो उस केस में डी क्यू क्या बनेगा, लैम्बडा एट दैट पोजीशन इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट एट दैट पोजीशन, इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट एट दैट पोजीशन। लैम्बडा एट दैट पोजीशन इनटू लेंथ, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है इसके, उस केस में डी क्यू की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन, इन अ लाइन, यानी कि वन डायमेंशन, अलोंग अ लाइन है तो वन डायमेंशनल केस होगा। सेकंड लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में क्या बोलेंगे, व्हेन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, ओवर अ सरफेस। इसका एग्जांपल लेंगे थिन मेटल शीट, मेटल की शीट ले लो थिन, सपोज ऐसी शीट है हमारे पास, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, so this becomes the case of continuous charge surface charge distribution. ओके, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। हियर वी डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। अब सिग्मा क्या आएगा, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ये वन डायमेंशन था ना, अलोंग अ लाइन था, ये ओवर अ सरफेस है तो इसको टू डायमेंशनल बोलेंगे। एंड इसका यूनिट क्या बनेगा, चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय सिग्मा, यूनिट इसका कूलम पर एरिया का मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l माइनस 2t1 a1, बराबर है। फिर सेम कहानी यहाँ पे भी, फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, फॉर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया dA, dq will be equal to sigma into dA। छोटे से एरिया के साथ लिंक फ्लक्स, लिंक इलेक्ट्रिक चार्ज कितना, तो बोले सिग्मा इंटू dA। फिर वो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, सिग्मा विल बी कांस्टेंट। ये अगर यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का तो सिग्मा सेम रहेगा हर जगह पे। एंड इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म देन सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एट आर बार। एंड उस केस में लिखेंगे dq इक्वल टू सिग्मा इंटू आर बार dA, यानी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिग्मा एट दैट पोजीशन इनटू एरिया ऑफ दैट पोर्शन। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस, अलोंग अ लाइन हुआ, अलोंग अ सरफेस हुआ, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे कैसे, इन अ वॉल्यूम, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम। एग्जांपल में आप ले सकते हैं मेटल स्फीयर, स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर, यानी कुछ ऐसा पूरा स्फीयर चार्ज से भरा हुआ सॉलिड स्फीयर मेटल का। ओके, अब इस केस में हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, विल डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, देखो लैम्बडा सिग्मा एंड रो, लैम्बडा सिग्मा एंड रो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन करेंगे चार्ज बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, यूनिट भी कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l माइनस 3t1 a1। ओके, ऑलमोस्ट सेम चीज चल रही है। एंड सेम टू सेम कहानी फॉर अ स्मॉल वॉल्यूम dv, तो लिखेंगे dq इक्वल टू रो इंटू dv। तो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो लैम्बडा डी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया सिग्मा डी है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो रो dv। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज कांस्टेंट। एंड अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो रो इज अ फंक्शन ऑफ आर बार, पोजीशन के साथ चेंज होगा। एंड उस केस में dq विल बी रो आर बार इनटू dv, छोटे से एलिमेंट के लिए। क्लियर अबाउट दिस। ये हो गया रिगार्डिंग तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज। ये वन डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है, तो ये हो जाएगा थ्री डायमेंशनल। ओके, तो ये हो गया
अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन्हीं का यूज हम लोग कर सकते हैं अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी लेनी हो तो। जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था फॉर स्मॉल एलिमेंट डी क्यू बोल दिया था। अब वो स्मॉल एलिमेंट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्बडा डी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा डी है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो डी। ओके, एंड फिर जो मिला उसको इंटीग्रेट कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे अप्रोच क्या रहता है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए फाइंड करो, फिर पूरे के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो उसको। एक छोटे एलिमेंट के लिए फाइंड करो, फिर इंटीग्रेट करो तो पूरे के लिए मिल जाएगा। दैट्स द अप्रोच वी टेक नॉर्मली, जो हम लोग 11 से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।